चलो बीजों का प्रकीर्णन। अब आ जाओ, बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है। बीजों का अपने जनक पौधे से दूर इधर उधर बिखर जाना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। बीजों का प्रकीर्णन क्या है कि बीजों द्वारा अपने पौधे से इधर उधर दूर बिखर जाना। किधर? इधर उधर दूर, जहाँ तहाँ दूर बिखर जाना, उसी को बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। एक पौधा बहुत से बीज उत्पन्न करता, जानता है ना, थोड़ा उत्पन्न करता है, बहुत सारा करता है। यदि ये सभी बीज जनक पौधे के समीप ही गिरकर अंकुरित होने लगे तो एक दूसरे के लिए पास अंकुरित होने पर इन पौधों को खनिज, लवण, जल तथा सूर्य का खनिज, तो क्या चाहिए इनको? खनिज, लवण, जल तथा सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा। यदि पेड़ के नीचे ही सारे बीज गिर गए तो मिल पाएगा? सब जो है एक दूसरे से लड़ेंगे, किसके लिए? खनिज, लवण के लिए, जल के लिए, सूर्य का प्रकाश के लिए। लड़ता है ना पेड़? ठीक है। इससे इनका समुचित विकास नहीं हो पाएगा और जो अंकुरित होंगे भी वे दुर्बल व क्षीण होंगे। क्या होंगे? दुर्बल व क्षीण मतलब कमज़ोर होंगे। ठीक है, तो वो दुर्बल रहेंगे। ठीक है, इसलिए यह आवश्यक है कि बीजों को उचित मात्रा में जल तथा खनिज, लवण आदि प्राप्त हो सके। इसके लिए यह पूर्ण पौधे के रूप में विकसित हो पाएँ। तो क्या हो पाएँ? पूर्ण पौधे के रूप में विकसित हो जाएं। इसके लिए उसको क्या चाहिए? खनिज, लवण, जल तथा जल जो है उचित मात्रा में उसको मिल सके। इसके लिए उसको दूर लगाते हैं। क्या करते हैं? दूर लगाते हैं। बीजों के प्रकीर्णन की विधियां कौन कौन सी हैं? अब चलो, बीजों के प्रकीर्णन की कई विधियां हैं। इसमें मुख्य विधि इस प्रकार है। तो बीजों के प्रकीर्णन का जो है सो कई विधियां। इसमें सबसे प्रमुख विधि क्या है? वायु द्वारा प्रकीर्णन। किसके द्वारा? वायु द्वारा प्रकीर्णन। कुछ बीज को वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। कौन ले जाती है? वायु। इन बीजों की रचना पंख जैसी होती है। कैसी होती है? पंख जैसी। इन बीजों में रेशे होते हैं। क्या होते हैं? तथा ये भार में हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? भार में हल्के। इसलिए वायु में सरलता से उड़ जाते हैं। क्या होते हैं? वायु में सरलता से उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं। और जब सरलता से उड़ जाते, जैसे पेड़ में लगा हुआ उड़ के दूर चला गया वायु के झोंका में, है ना, तो वहाँ भी जाके एक पेड़ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? तो वही ये बोलता है, इसलिए वायु में सरलता से उड़ जाते हैं। इनके रेशे उन्हें उड़ाने में सहायक करते हैं। और रेशा जो है वो क्या करता है? इनको उड़ाने में सहायक होते हैं। रोमक, रूपक्ष और कपास के बीजों का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। तो जो है वायु द्वारा किन किन बीजों का प्रकीर्णन होता है? रोमक, रूपक्ष और कपास का। किन किन बीजों का? रोमक, रूपक्ष और कपास का। कोई दिक्कत हुई? इसको याद करके आना है। तो रोमक, रूपक्ष और कपास के बीज जो है वायु द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। जब ये बीज हवा में उड़ते हैं तो इनके रेशे पैराशूट का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पैराशूट का कार्य करते हैं और इनको उड़ा के एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं। चलिए आइए, जल द्वारा प्रकीर्णन। अब जो है जल द्वारा प्रकीर्णन क्या है? तो जो पौधे जल में या जल के आसपास उगते हैं उनके बीजों, फलों का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। क्या होता है? जल द्वारा होता है। वो जल को बहा के एक जगह दूसरे जगह ले जाते हैं। ठीक है, जल के द्वारा बीज को बहा के दूर पहुंचा देते हैं। कोई दिक्कत भी? चलो आ जाओ, नारियल के फल। इसमें कौन कौन है? नारियल के फल। ठीक है, नारियल के फल तैरते हुए दूर दूर तक चले जाते हैं। जल इनके बाहरी आवरण को गला देता है। क्या करता है? जल इनके बाहरी आवरण को गला देता था। बीज बाहर आ जाता है। क्या होता है? बीज जो है वो बाहर आ गया। कमल का फल भी जल के साथ बहता हुआ दूर दूर चला जाता है
जब इसका ऊपरी आवरण गल जाता है तब बीज स्वतंत्र हो जाता है। जब जो है इसका ऊपरी आवरण गल जाएगा तब क्या होगा, बीज जो है स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग दो चीज़ प्रकीर्णन पढ़े, एक वायु के द्वारा और एक जल के द्वारा। तो जल के द्वारा प्रकीर्णित होने वाले प्रमुख पौधा कौन सा है, नारियल है। कोई दिक्कत भी? चलो जो है और आज के लिए जो है यहीं तक रखते हैं और कल के क्लास में फिर आगे पढ़ें।